अब मैं आपको अदर सब्सिडरी बुक्स के बारे में बता रहा हूं जिसमें कैश बुक कंटिन्यूएशन में अब हमारे पास आती है पेटी कैश बुक। इससे पहले मैं आपको सिंपल कैश बुक बता चुका हूं, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें आपको कैश और डिस्काउंट का कॉलम मेंटेन करना था वो आपको बता चुका हूं। 3 कॉलम आपको बता चुका हूं। मल्टी कॉलम बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है उसी में बैंक के लिए कुछ एडिशनल कॉलम्स और बना दिए जाते हैं, बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 2, बैंक नंबर 3, तो वो अपने आप में मल्टी कॉलम कैश बुक हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पेटी कैश बुक। तो व्हाट इज पेटी कैश बुक? सबसे पहले ये क्यों बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पेटी कैश बुक जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं डेली में, रूटीन में और वेरी फ्रिक्वेंटली, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये बुक बनाई जाती है। ठीक है, अब वी नो वेरी वेल कि बिजनेस में जो जितने बिजनेस होते हैं उसमें डेली में कैश के ट्रांजेक्शन्स काफी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो कैशियर होता है वो पहले से काम से ओवरबर्डन होता है और ओवरबर्डन होने के कारण उसके पास बड़ी और छोटी हर तरह की अमाउंट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर वो सारे ट्रांजेक्शन्स उसको रिकॉर्ड करने पड़े और इन बिटवीन अगर उसको 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए के ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करने पड़े जो कि हर दिन में बहुत ज्यादा और बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो उसका बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके काम में गलतियां, एरर्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ में अगर थोड़ी सी लिटिल बिट भी अगर एक भी फिगर इधर उधर हो गया तो कैश बुक में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए वो क्या करता है कि अपने वर्कलोड को कम करने के लिए ट्रांजेक्शन्स में से जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए वो एक सेपरेट अपना असिस्टेंट अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं पेटी कैशियर, और एक सर्टेन अमाउंट उसको दे देता है कि आप इस अमाउंट को लें और अब डेली में आपके वीकली, मंथली या क्वार्टरली जितने भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी खर्चा आपका होता है वो आप सेपरेटली अपने पास रिकॉर्ड करें और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस प्रोवाइड करते रहें। तो इससे जो पेटी कैशियर का काम होता है वो सिर्फ छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना हो जाता है जिस पर हेड कैशियर को कोई कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। उसको वीकली या फिर मंथली या फिर फोर्टनाइटली इंफॉर्मेशन मिलती रहती है पेटी कैशियर से कि टोटल इतना एक्सपेंस इस हेड में हो चुका है, तो इससे उसका काम का बर्डन कम हो जाता है और हमें भी सारे एक्सपेंसेस, छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एट ए ग्लांस इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे आगे की जो अकाउंटिंग करनी होती है बहुत इजी गोइंग हो जाती है। ठीक है, तो पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल फॉर्मेट और एक होता है एनालिटिकल फॉर्मेट। जो सिंपल फॉर्मेट होता है वो सिंपल कैश बुक की तरह होता है जिसमें एक तरफ आप रिकॉर्ड करते हैं कि आपके पास हेड कैशियर से कितना पैसा आया और दूसरी तरफ आप सारे एक्सपेंसेस को वन आफ्टर वन रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, जैसे हम पेमेंट की साइड में कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहां पे हम अलग से हर एक्सपेंस की डिटेल मेंटेन नहीं करते हैं, बट जो एनालिटिकल कैश बुक होती है उसमें आप जो भी पैसा रिसीव हो रहा है उसकी तो एंट्री करते हैं, जितने पेमेंट्स आपने किए हैं उसकी एंट्री होती है और साइमल्टेनियसली हर एक एक्सपेंस की अलग से डिटेल आपके पास तैयार होती जाती है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मेट है मैं एनालिटिकल का फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। अब इसमें एक और चीज होती है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूं। तो इम्प्रेस्ड इज an amount which the petty cashier should have at the beginning of particular accounting period। जो petty cash book के हिसाब से मतलब मंथली या वीकली का जो एक उसको टारगेट दिया जाता है, तो उस टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में उसके पास जितना बैलेंस होना चाहिए वो कहलाता है उसका पेटी कैश, पेटी बैलेंस, या उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस्ड। और जब उसका पीरियड एंड होता है टिल दैट वो उसमें से जितना पैसा खर्च कर चुका होता है उतना पैसा काटने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है, मतलब जितना पैसा वो खर्च कर चुका है उतना पैसा उसको हेड कैशियर से वापस रियम्बर्स हो जाता है जिसको कि वो अगले पीरियड के स्टार्टिंग में फिर से यूज करना शुरू कर सकता है। तो इट इज अ बैलेंस विच इज टू बी मेंटेन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड फ्रॉम वेयर द पीरियड ऑफ पेटी कैश स्टार्ट्स। ठीक है, वो कहलाता है इम्प्रेस्ड और इस सिस्टम से मेंटेन करने को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है उसका जो फॉर्मेट है वो ये है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है, इसमें हम जो हेड कैशियर से अमाउंट रिसीव होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वो हम यहाँ पे नोट करते हैं। हमारे पास पहले से अगर कोई पैसा है तो इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन करने के लिए रिमेनिंग अमाउंट
हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास इंटरेस्ट सिस्टम में आपका इंटरेस्ट अमाउंट 1000 रुपए होता है ना, और पिछले पीरियड में उसमें से आप 950 ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, मतलब आपके पास 50 रुपए ही बैलेंस बचा हुआ है। तो 50 रुपीज यू आर हैविंग इन बैलेंस, और 950 आपको रिएम्बर्स हो जाएंगे हेड कैशियर से, और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में फिर से आपके पास कितना रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया। आउट ऑफ दैट नाउ यू हैव टू मेक पेमेंट ऑन वेरियस डेज ऑन वेरियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहां पर जो भी अमाउंट आपको हेड कैशियर से रिसीव होता है या जो आपके पास बिगिनिंग में बैलेंस है वो यहां पर आएगा। कैश बुक फोलियो एक कॉलम है कि जो पैसा आपको मिलता है ठीक है, वो कैश बुक के कौन से फोलियो में उसकी एंट्री है, वो फोलियो का पेज नंबर आपको यहां पर लिखना होता है। उसके बाद तो ये कॉलम आपका ब्लैंक चलेगा। उसके बाद डेट है कि जिस डेट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो डेट आपको यहां पर लिखनी होती है। ये वाउचर नंबर है, अकाउंटिंग के लिए हम वाउचर्स बनाते हैं। वाउचर का एक वीडियो में ऑलरेडी भेज चुका हूं आपको। वाउचर्स में इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के वाउचर्स होते हैं। वाउचर अकाउंटिंग वाउचर भी होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में कैश वाउचर होते हैं, कैश वाउचर में डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर दो अलग बनते हैं। और इसके अलावा बनते हैं हमारे ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनके वाउचर्स बनाए जाते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। जबकि कैश बुक के लिए जो एक कॉलम बनता है, एक वाउचर बनता है डेबिट वाउचर, दूसरा होता है क्रेडिट वाउचर। तो उसमें कैश अकाउंट अपनी जगह कांस्टेंट रहता है, किस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं और किस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं अगेंस्ट द कैश, वो वहां पर आपको मेंशन करना होता है। तो पेटी कैश के लिए भी हम जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं उनके लिए हमारे पास वो सपोर्टिंग वाउचर तो होता ही है। इन एडिशन टू दैट हम अकाउंटिंग वाउचर एक और प्रिपेयर करते हैं। उस वाउचर को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, तो वो नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। बट अभी थ्योरेटिकल अकाउंटिंग में आपको ये वाला कॉलम भी ब्लैंक छोड़ना होता है। नाउ हियर इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आपके पास पैसा आया और आपने जिन जिन चीजों के लिए खर्च किया वही डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी है, और जो भी एक्सपेंस आप करेंगे उसकी अमाउंट आपको इधर लिखनी है, रिसीट की इधर और पेमेंट्स की इधर। तो रिसीट होगी वो एक या दो बार ही आएगा वो ट्रांजेक्शन, जबकि पेमेंट के ट्रांजेक्शन आपके दिन में 10 बार भी आ सकते हैं। तो यहां पर जब जब आप पेमेंट करेंगे उसका अमाउंट आपको यहां लिखना है, और उसके बाद फिर आप जिन जिन एक्सपेंसेस पर ये पैसा खर्च कर रहे हैं तो हर एक्सपेंस के लिए आप अलग कॉलम भी यहां पर बनाते चले जाएंगे। हाँ, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप ग्रुप बना सकते हैं, जैसे जो सेम टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कन्वेंस एंड कार्टेज, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप मर्ज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हर एक एक्सपेंस का अलग अलग कॉलम बना सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होंगे उतने कॉलम्स यहाँ पे बनते चले जाएंगे। और लास्ट में एक आपका जो कॉलम रहेगा वो सन्ड्रीज या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए आप रख सकते हैं कि उस एक्सपेंसेस को जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते हैं, मतलब वो बहुत ही अनकॉमन एक्सपेंस होता है, उसको कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है, तो आप उसको सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप ये कॉलम बनाएंगे। तो यहां पर ये जो कॉलम्स होते हैं ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपके क्वेश्चन में कितने टाइप के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उतने कॉलम्स यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इतना फॉर्मेट आपका जो है वो फिक्स है। इसके बाद का जो फॉर्मेट है उसमें जितने एक्सपेंसेस होंगे उतने कॉलम्स आप बढ़ा सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखना है, सबसे पहले जो बैलेंस आपके पास होता है उसको आप यहां पर लिखते हैं। डेट आपने डाल दी, सपोज करें 1 जनवरी है तो 1/1/2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वट एवर अमाउंट इज इन बैलेंस से 250, तो आपने यहां पे लिखा 250। और अगर आपका इंटरेस्ट 1000 रुपए का होता है, इसका मतलब यह कि आपके पास इस तारीख में कितना अमाउंट होना चाहिए, 1000 रुपए होना चाहिए। तो योर कैशियर विल रिएम्बर्स यू 750 रुपीज, 750 रुपए वो आपको देगा। आप यहां लिखेंगे और उसके लिए आप लिखेंगे यहां पे टू कैश। इस तरीके से अब आपके पास 1000 रुपया इकट्ठा हो गया है। अब आप खर्च करते जा रहे हैं
तो यहां पर डेट आएगी आपकी, सपोज करें 1/1 में आपने कन्वेंस पर पेमेंट किया तो आप यहां लिखेंगे बाय कन्वेंस, और कन्वेंस का आपने मान लो 200 रुपया दिया है तो आप यहां टोटल अमाउंट में 200 लिखेंगे, और यहां पर एक कॉलम आपका बनेगा कन्वेंस का। तो मैं पहले कॉलम को कन्वेंस का कॉलम बना देता हूं, तो ये कन्वेंस एक्सपेंस हो गया, तो आपको यहां पर कन्वेंस के कॉलम में भी इसको लिखना होगा। आफ्टर दैट अब आप 2 तारीख में एक्सपेंस करते हैं 2/1/20 में बाय कोरियर चार्जेस, कोरियर के आप 40 रुपीज पे करते हैं, तो यहां पर एक 40 रुपीज आएगा, और आपका एक कॉलम होगा पोस्टेज का कॉलम। कोरियर जो होता है वो अपने यहाँ पे पोस्टेज भी होता है, तो आप इस कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 40 रुपीज। फिर उसके बाद आप यहां पर लिखते हैं बाय टेलीफोन का, अगर आपने पे किया है तो आप यहां लिखेंगे टेलीफोन। टेलीफोन के मान लो आपने 150 रुपए पे किए हैं तो आप 150 यहां पर लिखेंगे। अगला एक कॉलम आपका कहीं बनेगा टेलीफोन एक्सपेंसेस, और उसमें आप लिखेंगे 150। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया है कि आपको कैसे लिखना है। मतलब जब भी आप एक्सपेंस करेंगे तो टोटल अमाउंट के कॉलम में तो अमाउंट आएगी ही आएगी, उस एक्सपेंस का नाम आएगा, और साथ में उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का एक कॉलम भी आप बनाएंगे, उस कॉलम में भी आपको वो अमाउंट लिखनी है ना। अब सपोज करें कि मेरे सारे ट्रांजैक्शन में वीकली रिपोर्टिंग करता हूं, है ना, तो मेरा वीक जो है वो खत्म हो गया है। ये जो मेरी एंट्री है ये सपोज करें 7th की है, 7 जनवरी की, राइट। आफ्टर दैट मैं यहां पर क्या करूंगा, टोटल करूंगा, तो हर कॉलम का मुझे टोटल करना है। ये कॉलम का टोटल किया मैंने 0, 9 और 3, ये 200, ये 40 और ये 150, राइट। तो आपका ये जो टोटल है ऐसे में और ऐसे में मैच होना चाहिए। इधर आपने इंडिविजुअल एक्सपेंस का अलग से कॉलम बनाया है, ये आपका टोटल एक्सपेंस का कॉलम है, तो यहां का जो टोटल होना चाहिए वो इधर इन तीनों या जितने भी कॉलम्स हैं उन सब कॉलम के टोटल से मैच होना चाहिए। इसके बाद अब आप यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां पे जो आपका टोटल आ रहा है वो 1000 है। 1000 में से आप 390 माइनस करेंगे, जो बचेगा हमारे पास वो होगा 610, वो एज बैलेंस यहां पर लिखा जाएगा। इन कॉलम में कोई बैलेंस नहीं होता है, ये यहीं पर क्लोज हो जाएंगे। और अब ये 610 जो है वो 8 जनवरी में आपका जब आगे कंटिन्यू होगी तो वहां पे टू बैलेंस के नाम से यहां पर आ जाएगा 610, और चूंकि आपका इंटरेस्ट होता है 1000 तो आपको 390 आपके हेड कैशियर से रुपए मिल जाएंगे, फिर आप उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक सो कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेंटेन करने में। आप इसके सिर्फ एग्जांपल भी अगर रेफर कर लेंगे बुक से तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू राइट द पेटी कैश बुक, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको अगली बुक्स जो बताने जा रहा हूं वो है वो बुक्स जो गुड्स से रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए हम मेंटेन करते हैं। आपको बताया था मैंने कि कैश के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चाहे वो कैश पेमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो कैश रिसीव से रिलेटेड हो। इसमें सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन भी आ सकते हैं इफ दे आर ऑन कैश बेसिस, लेकिन अगर उधारी के ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं, उनके लिए हम अलग से बुक बनाते हैं, ठीक है। तो परचेज के जितने भी उधारी के ट्रांजैक्शन, रिमेंबर गुड्स परचेज की बात हो रही है और किसी चीज के परचेज की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो गुड्स परचेज के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनके लिए आप एक बुक मेंटेन करेंगे जिसका नाम होगा परचेज बुक। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपकी अलग बुक होगी जिसका नाम होगा सेल्स बुक। फिर उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड अगर रिटर्न के ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, जो गुड्स आपने उधार बेचा था या जो उधार खरीदा था, इफ दे आर रिटर्न तो आपको उनके लिए अलग से बुक मेंटेन करनी है, दैट इज परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। ये 4 अलग अलग बुक बनानी पड़ेगी और इन सब का फॉर्मेट एक जैसा है, इसलिए फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको चारों बुक के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक या फिर रिटर्न बुक। चारों का फॉर्मेट एक जैसा ही है, इसलिए मैं आपको एक साथ उनको समझा रहा हूं।
सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर परचेज का ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो आपको उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेट एक है तो आपने एक ही में सबको उतार दिया कि परचेज भी इसी में, सेल्स भी इसी में, रिटर्न्स भी इसी में। ना, आपको परचेज बुक अलग बनानी है, सेल्स बुक अलग बनानी है, परचेज रिटर्न अलग बनाना और सेल्स रिटर्न अलग बनाना है। अब मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करने का क्या और कैसे उसमें क्या चीजें रिकॉर्ड करनी होती है वो आपको बता रहा हूं। जो आपका डेट का कॉलम है, यू नो वेरी वेल, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन की डेट लिखनी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है उसमें आप किस पार्टी के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब हु इज द बायर, हु इज द सेलर, मतलब आप किससे सामान खरीद रहे हैं या किसको आप बेच रहे हैं या किसने आपको वापस किया है या किसको आप वापस कर रहे हैं, उस पार्टी का नाम, उस फर्म का नाम, उस पर्सन का नाम आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। ठीक है, उसके नीचे आपको लिखना है वट एवर यू हैव परचेज और वट एवर यू हैव सोल्ड, उस पर्टिकुलर चीज का नाम आपको लिखना है जो आपने बेची है या आपने खरीदी है। इफ यू आर गिवन द डिटेल्स ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स की डिटेल नहीं दे रखी है तो फिर आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर गिवन द डिटेल्स ऑफ द गुड्स के आपने चावल खरीदा, आपने गेहूं खरीदा, आपने शक्कर खरीदी, तो उनकी क्वांटिटी भी लिखी रहती है, उनके आपको रेट्स भी गिवन होते हैं। तो आपको सबसे पहले उस गुड्स का नाम लिखना है जो आपने बेचा है या खरीदा है या वापस किया है। ठीक है, उसके बाद उसकी कितनी क्वांटिटी बेची या खरीदी गई है, यूनिट्स आपको मेंशन कर रहे हैं। यूनिट्स में किलो भी हो सकता है, टन्स भी हो सकता है, केजी भी और पीसेस भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजन में भी हो सकता है। व्हाटएवर यूनिट इज गिवन टू यू वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और उसके बाद उसी के आगे कंटिन्यूएशन में आपको लिखना है उसकी रेट पर यूनिट। ठीक है, और क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपको डिटेल्स के कॉलम में यहाँ पे अमाउंट लिखना है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब होता है कई बार ऐसा कि आप एक पार्टी से 4 अलग अलग टाइप की चीजें खरीदते हैं, तो सबसे पहले आपने पार्टी का नाम लिखा, फिर उससे पहली आइटम जो आपने खरीदी है उसका नाम, उसकी क्वांटिटी, उसकी रेट और उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखा। फिर दूसरी चीज उसके नीचे उसका नाम, क्वांटिटी, रेट और उसकी अमाउंट। फिर तीसरी चीज क्वांटिटी, रेट और नाम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, फिर नाम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इस तरीके से आपके यहाँ पे 4 अमाउंट्स हो गए। ठीक है, अब आपको चारों अमाउंट का टोटल करना है और टोटल के बाद अगर आपके क्वेश्चन में उस पार्टी ने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है या आपने उसको दिया है, ठीक है, तो चारों चीजों के टोटल के ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और उसको माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो आपको नेट अमाउंट के कॉलम में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइटम यहां पे रिकॉर्ड करके बता रहा हूं, आपको आगे उसी तरीके से रिकॉर्ड करने हैं, चाहे वो सेल बुक हो, चाहे वो परचेज बुक हो, चाहे वो सेल्स रिटर्न बुक हो, चाहे वो परचेज रिटर्न बुक हो। तो यहां पे मैंने डेट डाली है 15th of July 20 मेसर्स Ravi and Sons. This is the name of firm जिसको आप कोई चीज बेच रहे हैं या कोई चीज खरीद रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई ये नहीं कर रहा हूं कि हम उसको बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो आपको बता रहा हूं। तो नेम ऑफ द पार्टी हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं 100 kg शुगर, आपने उससे शुगर खरीदी है 100 किलो एट द रेट ₹32 पर केजी। मतलब ये कि आपने उससे शक्कर खरीदी है या बेची है, 100 किलो है और 32 रुपीज पर केजी के हिसाब से है, तो यहां पर डिटेल्स में अमाउंट आ जाएगा 3200, राइट। इसके अलावा आपने उससे 200 केजी राइस एट द रेट ₹49 पर केजी। तो 200 इंटू 49 9800
उसके बाद तीसरी चीज आपने उससे खरीदा है, ये है 50 kg रवा एट द रेट ₹29 पर kg। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1450। सपोज ये तीन ही आइटम है, तो ये तीन आइटम हमने यहां पे लिखी, इनका हम यहां पे टोटल लगा देंगे 0, 5, 8, 2, 10, 4, 14, 3 और 1 4 और 14। ये टोटल हो गया 14,450। अब अगर आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट, तो आप करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। अगर परसेंटेज जो भी दे रखा है एट द रेट 10%, 20%, 15%, 5%, व्हाटएवर, ठीक है, वो आप यहां पे मेंशन करेंगे। और यहां पे मैंने 10% लिया है, 10% इस अमाउंट का आप कैलकुलेट करेंगे 1445। और अब जो अमाउंट बचेगा वो आप आउटर कॉलम में वहां लिखेंगे। ये आपका एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। अब इसके बाद आप यहां पे लाइन डाल देंगे। अब अगला ट्रांजैक्शन जिस पार्टी के साथ आपने किया है और जिस डेट में किया है, इसी तरीके से आप वन आफ्टर वन रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें नॉर्मली हम मंथली एंट्री करते हैं। एक महीने में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सबको आप यहां पर लिखते जाएंगे एक के बाद एक। उसके बाद आपको नेट अमाउंट का जो कॉलम है उसका टोटल लगाना है। वो टोटल जो होगा दैट वुड बी द टोटल सेल्स और टोटल परचेज और टोटल रिटर्न ऑफ दैट मंथ। ठीक है, तो वो जो टोटल होगा वो आपका उस महीने का परचेज या सेल या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें रिकॉर्डिंग करने में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मेट आपको सबका एक जैसा रखना है, चाहे वो परचेज बुक हो चाहे वो सेल्स बुक हो। सिर्फ आपको ऊपर बुक का नाम चेंज करना है, परचेज बुक, और उसमें ट्रांजैक्शन परचेज के लिखना है। सेल्स बुक ऊपर लिखा है तो उसमें सेल्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग। परचेज रिटर्न बुक उसमें आपको परचेज रिटर्न बुक के ट्रांजैक्शंस करने हैं। सेल्स रिटर्न बुक उसमें आपको सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने हैं जो गुड्स के ट्रांजैक्शंस हैं, एंड दे आर इन ऑन क्रेडिट। कैश का कोई ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं आएगा और अदर देन गुड्स का भी कोई ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी पैटी कैश बुक और आपकी जो परचेज बुक है, सेल्स बुक है, वो है। और इसके बाद अब एक लास्ट जो हमारा बचता है इसी चीज में, वो होता है हमारा जर्नल प्रॉपर। ठीक है, वो ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक या फिर हमारी परचेज, सेल्स और परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते हैं। वो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। दे हैव टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर इज सिंपली जर्नल एंट्री। वहां पे आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। जो जर्नल एंट्रीज का आपको फॉर्मेट मैंने बताया था वो फॉर्मेट बनाना है, और वहां पर आपको जर्नल एंट्री के थ्रू के रूप में लिखना है, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो वो स्पेशल बुक नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो व्हेनेवर यू मेंटेन सब्सिडरी बुक्स, तो जर्नल एंट्री हर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं की जाती है। उसमें सिर्फ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ही जर्नल एंट्री में आते हैं। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो रेस्पेक्टिव जो उनसे कनेक्टेड आपकी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, से कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, वहां पर आपको उसको रिकॉर्ड करना है। और इनके बाद जो ट्रांजैक्शंस बच जाएंगे उनके लिए आपको जर्नल एंट्री बनानी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक है, उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। बीइंग बिजनेसमैन आपको उनके बारे में जानना चाहिए, वो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। वो चीज है यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो आपको जैसे यहां पर होता है 1 टन, 1 टन में कितनी क्वांटिटी होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg और 10 क्विंटल। ठीक
ठीक है। एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक टन में 1000 किलो होते हैं। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। तो आप देखें कि 100 केजी का 1 क्विंटल होता है, तो 10 क्विंटल कितना हो जाएगा, 1000 केजी हो जाएगा, और 1000 केजी मीन्स 1 टन हो जाएगा। फिर 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स या यूनिट्स, और 1 ग्रॉस इज इक्वल टू होता है 12 डजन, और 144 यूनिट्स। एक डजन में 12 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, ठीक है। तो 12 डजन में, हर डजन में 12 चीजें, तो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। तो एक ग्रॉस में नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप काउंट करेंगे तो वो 144 होंगे। उसी को अगर आप डजन्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 12 डजन होगा। फिर यहां पर बात करते हैं अपन एक क्विंटल की, अगर बात करते हैं तो उसमें 100 केजी होंगे, ठीक है, और 100 केजी इज इक्वल टू 1 क्विंटल होता है। अगर हम 10 क्विंटल्स को मर्ज कर लेते हैं तो वो 1 टन बन जाता है। तो यहां पर अपन 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, और अगर उसको हम क्विंटल्स में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट बिकम्स 10 क्विंटल। अगर हम क्विंटल को केजी में एक्सप्रेस करते हैं तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, और 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, और 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 यूनिट्स। अगर आप डजन में एक्सप्रेस करते हैं तो 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, और अगर 1 ग्रॉस को आप यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इट बिकम्स 144 यूनिट्स। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि शायद आप 11th में आ गए और ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आपको क्विंटल के बारे में मालूम हो सकता है, टन्स के बारे में मालूम हो सकता है, लेकिन ग्रॉस आपके सामने पहली बार आया है। इसको ग्रॉस या ग्रूस कहा जाता है। तो इसमें कितने यूनिट्स होते हैं या इसमें कितने डजन होते हैं, यह शायद आपको अभी तक नहीं मालूम होगा। ये आपको मालूम होना जरूरी होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो आपके परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें समटाइम्स यू मे बी गिवन क्वांटिटी इन 1 यूनिट बट रेट इन अनदर यूनिट। जैसे आपको दे रखा है कि 10 टन्स ऑफ आइटम्स, और उसमें आपको दे रखा है रेट, जो आपको मतलब क्वांटिटी जो आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज गिवन इन टन्स, लेकिन जो रेट आपको दे रखा है वो क्विंटल के हिसाब से दे रखा है। तो एक टन में कितने क्विंटल होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि तभी आप उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। या आपको दे रखा है कि आपने इतने ग्रोस चीजें खरीदी हैं और जो आपको रेट दे रखा है वो पर यूनिट का दे रखा है, तो एक ग्रोस में कितने यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप उसका वैल्यूएशन रुपीस में कर पाएंगे, मनी में कर पाएंगे, नहीं तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इट इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो खरीदी गई यूनिट या जो बेची हुई यूनिट है वो किसी और यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है, और जो परचेज प्राइस या सेल प्राइस है वो किसी और यूनिट में एक्सप्रेस की गई है। तो दोनों को आपको एक कॉमन यूनिट पर लाना पड़ता है और उसके बाद आप उसकी वैल्यू को निकाल पाते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो परचेज बुक है, आपकी जो सेल्स बुक है, इसमें क्वेश्चंस ऐसे, बुक में आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो परचेज बुक के सारे क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं, सेल्स बुक के सारे क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं। ऊपर दे रखा है परचेज बुक क्वेश्चंस, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो सब परचेज बुक से रिलेटेड हैं। जो आपको सेल्स बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उसमें सारे ट्रांजेक्शन जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सेल्स बुक से रिलेटेड दे रखे हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको ऐसे स्पेसिफाई करके नहीं आता है कि ट्रांजेक्शन काय का है। आपको बोला जाता है प्रिपेयर या रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स। तो एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि वहां पे जो ट्रांजेक्शंस आपको दे रखे हैं दे आर द मिक्स्ड ट्रांजेक्शन। उसमें परचेज के भी हो सकते हैं, सेल्स के भी हो सकते हैं, कैश परचेज का भी हो सकता है, क्रेडिट परचेज का भी हो सकता है, और अदर देन गुड्स परचेज के ट्रांजेक्शन भी या सेल के ट्रांजेक्शंस भी हो सकते हैं क्रेडिट के। तो वहां पर आपको कौन सा ट्रांजेक्शन किस बुक में रिकॉर्ड करना है वो ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आप वो बुक बनाएंगे, फिर वहां पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए दूसरी बुक बनाएंगे। तो आपको पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में जाएगा। उसके बाद आप
वो पर्टिकुलर बुक बनाएंगे, उस पर्टिकुलर बुक में उस बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, फिर दूसरी बुक बनाएंगे, उसमें उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शंस बनाएंगे लिखेंगे, फिर तीसरी बुक बनाएंगे। ऐसे आपको अलग अलग बुक्स बनाने की जरूरत हो सकती है। तो एक ही क्वेश्चन में मे बी कि आपको 4 से 5 बुक बनानी पड़े, ठीक है। तो ये मत सोचना कि एग्जाम में सिर्फ डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये परचेज बुक बनाओ और परचेज के ट्रांजेक्शन दे दिए हैं। मे बी कि आपको परचेज बुक बनाने के लिए कहा है और परचेज के ट्रांजेक्शन दे रखे, बट उसमें ऐसे ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं जो परचेज का ट्रांजेक्शन होने के बाद भी परचेज बुक में नहीं आएगा, या फिर सेल का ट्रांजेक्शन होने के बाद भी सेल बुक में नहीं आएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ट्रांजेक्शन परचेज का ही है, बट वेदर इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक और नॉट, ये आपको डिसाइड करना है। ऐसे ही सेल का ट्रांजेक्शन है, दिखाई दे रहा है कि सेल है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सेल है, बट क्या वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को इतना सिंपल भी मत समझिए कि जैसा बुक में दे रखा उन्होंने परचेज के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, परचेज की बुक बनाने के लिए बोला हुआ, बिल्कुल सिंपल तरीके से दे रखा है। तो नेवर एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन भी आपसे वैसे ही पूछे जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन आपको मर्ज करके दिए जाएंगे कि आपको अपने हिसाब से फिर वहां डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है और कितनी बुक्स हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक सो कि सब्सिडरी बुक्स जो है वो मेरे हिसाब से खत्म हो जाती है। अब मैं आपको इसके आगे की स्टेप बताऊं।